ट्रिपल ए चैनल के वेब सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड प्रोपेनेंट पे डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उन प्रोपेनेंट्स में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स यानी कि केमिकल्स पे डिस्कस करेंगे। हालांकि इन केमिकल्स की संख्या बहुत विशाल है, लेकिन मैंने बहुत ही सिस्टमेटिकली इसको समराइज करने की कोशिश की है। तो आइए सॉलिड प्रोपेनेंट इंग्रेडिएंट्स पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये स्लाइड पे हमको दिख रहा है कि प्रोपेनेंट का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है, यानी कि अगर हमें सॉलिड प्रोपेनेंट बनाना है तो उसमें मुझे कौन कौन से केमिकल्स का या इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फ्यूल, ऑक्सीडाइज़र और बाइंडर ये जो है मेजर इंग्रेडिएंट्स है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे 3 इंग्रेडिएंट्स और दिख रहा है, जैसे कि प्लास्टिसाइज़र, क्यूरिंग एजेंट, क्रॉस लिंकर एंड एडिटिव्स। तो अब हम ऐसा करते हैं कि बारी बारी से सारे चीज़ों पर हम लोग गौर से देखेंगे, यानी कि हम लोग उसको काफ़ी डिटेल में जाएंगे कि फ्यूल कौन सा फ्यूल यूज़ करना है, ऑक्सीडाइज़र कौन सा यूज़ करना है, बाइंडर, प्लास्टिसाइज़र, क्यूरिंग एजेंट और एडिटिव्स क्यों यूज़ करना है, क्या एडवांटेज है, क्या रीज़न है, ये सब चीज़ पे हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फ्यूल की बात करते हैं। तो फ्यूल को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स को मुझे देखना पड़ेगा, बहुत सारे उसके कैरेक्टर को देखना पड़ेगा, और फिर मुझे ये देखना होगा कि फ्यूल जिस प्रोपेनेंट के लिए हम बना रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही हम फ्यूल को डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोपेनेंट में कौन सा हमको फ्यूल यूज़ करना है। फिर बात आती है कि अगर हम एक इजी वे में कहें कि हमें कौन सा फ्यूल यूज़ करना है, तो वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि वो फ्यूल अगर बर्न होता है या ऑक्सीडाइज होता है तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो यानी कि हमको हीट ऑफ कंबशन यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू हमें उसका चेक करना पड़ेगा, उसका देखना पड़ेगा कि ये फ्यूल हीट ऑफ कंबशन या कैलोरीफिक वैल्यू मुझे कितना प्रोड्यूस कर रहा है, और मुझे उसको उसके दोनों लेवल पे देखना होगा, यानी कि ग्रेविमेट्रिक यानी कि मास बेसिस पे और वॉल्यूमेट्रिक यानी कि वॉल्यूम बेसिस पे। क्योंकि मेरा जो रॉकेट है एक लिफ्टिंग डिवाइस है, तो यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक के साथ साथ वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग वैल्यूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मेरा वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग वैल्यू अगर कम होगा, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादा वॉल्यूम में जो प्रोपेनेंट हमको यूज़ होगा उससे मुझे वॉल्यूम के हिसाब से जितना वॉल्यूम वो कैप्चर कर रहा है प्रोपेनेंट, उतना मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि मेरा कम से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला प्रोपेनेंट बन जाए। तो ये आइए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं। एल्युमिनियम, इसका हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 30 के आसपास इसका ग्रेविमेट्रिक हीटिंग वैल्यूज़ है, और ये यहाँ पे आप देखिए कि लगभग 83 के आसपास मेरा ये वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग वैल्यूज़ है। उसी तरह फिर यहाँ पे मेरा बेरिलियम हो गया, फिर बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, आयरन हो गया, फिर लिथियम भी है, फिर मैग्नीशियम है, फिर टाइटेनियम है, टंगस्टन है, जिरकोनियम है, और ये जो है HTPB और पैराफिन वैक्स ये एक फ्यूल भी है और एक बाइंडर भी है। तो जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बताया था कि HTPB जो है एक बाइंडर का तो काम करता ही करता है, साथ में एक फ्यूल का भी काम करता है। अब फिर बात आती है कि ये जो पार्टिकल्स जो ये जो मेटल पार्टिकल्स बोलिए या नॉन मेटल या मेटलॉइड जैसे कि बोरॉन है, तो ये जो पार्टिकल्स है इसका साइज़ क्या होगा। तो ये बहुत अलग अलग साइज़ का आता है, कुछ कोर्स होता है, कुछ मीडियम होता है, कुछ फाइन, अल्ट्रा फाइन। अब इसका जो रेंज है वो माइक्रोमीटर से लेकर नैनोमीटर है। लेकिन माइक्रोमीटर किस किस पार्टिकल को यानी कि हम माइक्रोमीटर साइज़ में यूज़ करते हैं, करेंगे या करना चाहिए, या किसको हमको नैनो साइज में यूज़ करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल का कंबशन आपका ये या इग्निशन प्रॉपर्टीज़ कैसा है। जैसे कि आज के मॉडर्न ज़माने में
हम लोग नैनो पार्टिकल पर काफ़ी कंसंट्रेट हैं। अभी ये सबसे हॉट टॉपिक है पूरे दुनिया के लिए। जो रिसर्चर्स हैं ख़ास के जो रॉकेट प्रोपेलेंट पे काम कर रहे हैं, वो उन लोगों ने ये देखा है कि अगर हम माइक्रो साइज पार्टिकल को रिप्लेस करते हैं नैनो साइज से, तो क्या प्रोपेलेंट के जो बर्निंग क्वालिटी है या जो बर्निंग कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसमें कुछ चेंज होता है। और उन लोगों ने ये पाया है कि अगर हम साइज़ को कम करते हैं तो हमारी बर्निंग क्वालिटी इम्प्रूव करती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड पार्टिकल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं रॉकेट के प्रोपेलेंट में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम है, ये टाइटेनियम है, ये सब डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है। इन लोगों का काम है कि ये कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करें, ताकि अगर हम एल्युमिनियम या मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन बना करके अगर हम प्रोपेलेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम की बर्निंग अगर पहले हो जाती है तो वो एनर्जी वो एल्युमिनियम को प्रोवाइड करे, ताकि एल्युमिनियम का इग्निशन और कंबशन प्रॉपर्टी को इम्प्रूव किया जा सके। तो हम ये देखते हैं कि एल्युमिनियम का परसेंटेज क्या होता है। तो जनरली एल्युमिनियम का परसेंटेज जो सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं उसमें 14 to 20% रखा जाता है। ऐसे इसका कोई लिमिट नहीं है, इसको डिपेंड करता है कि ये प्रोपेलेंट का एप्लीकेशन कहाँ है, उसके हिसाब से हम एल्युमिनियम के परसेंटेज को बढ़ाते जाते हैं। क्योंकि एल्युमिनियम कंबशन के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड देता है और उससे काफ़ी मतलब कि डेंस स्मोक प्रोड्यूस होता है एग्जॉस्ट में। तो वो एक अगर आप मिलिट्री एप्लीकेशन में बोलिए तो हमको ये बात को पहले फिक्स करना होगा कि मुझे एल्युमिनियम का परसेंटेज कितना चाहिए और या कितना स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है कितने परसेंटेज को यूज़ करने से। तो इसलिए जनरली 14 to 20% आप मान सकते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट में एज ए फ्यूल जब हम एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। अब क्या है कि एल्युमिनियम का जो पार्टिकल्स होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो माइक्रो और नैनो साइज में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये फील्ड इमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया पिक्चर है। तो इसमें आप देखिए कि ये जो एल्युमिनियम पाउडर है वो किस तरह से दिख रहा है। ये एक एग्लोमेरेटेड फॉर्म में दिख रहा है और यहाँ पे साइज दिया हुआ है। ये इस जो एक लेंथ दिख रहा है ये 200 नैनोमीटर का है। तो यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो आप समझ सकते हैं कि जो इस साइज़ का जो पार्टिकल है वो लगभग 200 नैनोमीटर्स का है, और इससे छोटा छोटा भी पार्टिकल्स है तो यानी कि 50 और 25, और ये कुछ बहुत छोटा दिख रहा है। तो यानी कि डिफरेंट साइज़ का एक कहिए कि एक कॉम्बिनेशन है ये पार्टिकल जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो लगभग 10 to कुछ 500-600 कुछ नैनोमीटर के रेंज का है। अब फिर हम ये बात करते हैं कि हम मेटल पार्टिकल्स को ऐड क्यों करते हैं। तो मेटल पार्टिकल्स को ऐड करने का जो मेन रीज़न है, बाइंडर में हम जो ऐड करते हैं, यानी कि STPB एक बाइंडर है उसमें हम मेटल पार्टिकल को ऐड कर रहे हैं। तो उसका जो मेन जो फंक्शन है, जो रीज़न है वो ये है कि कंबशन के टाइम जब ये पार्टिकल्स बर्न होता है और STPB भी बर्न होता है, तो अगर हम STPB को एलोन देखते हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कम होती है, और अगर हम ये पार्टिकल को मिला देते हैं तो उसका हीट ऑफ कंबशन बढ़ जाता है, यानी कि मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, प्रोपेलेंट की डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे कि STPB है तो उसका डेंसिटी लगभग 920 से 930 935 के आसपास होता है। लेकिन अगर हम एल्युमिनियम पार्टिकल को ऐड करते हैं उसमें, चाहे उसका परसेंटेज 14 to 20% के रेंज में ही है, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि एल्युमिनियम पार्टिकल की डेंसिटी लगभग 2700 kg/m³ होती है। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मेरा प्रोपेलेंट का डेंसिटी बढ़ गया, और अगर डेंसिटी बढ़ गया तो यानी कि हम कम से कम
स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेलेंट को कैरी कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा प्रोपेलेंट को हम कैरी कर सकते हैं यानी कि मेरा रॉकेट में जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो छोटे साइज से पूरी की जा सकती है। अब जैसे कि हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कंबशन टेम्परेचर भी उसका ज़्यादा होगा, और फाइनली हम देखेंगे कि उसका स्पेसिफिक इम्पल्स जो एक रॉकेट जिसमें मेटल पार्टिकल्स यूज़ किया गया है उसका ज़्यादा होगा कंपेयर टू एक ऐसा रॉकेट जिसमें सिर्फ कोई एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल यूज़ किया गया है या सिर्फ बाइंडरी है यानी कि एसटीपी भी है या पैराफिन बैग्स है। तो हम इस तरह से हम इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम मेटल फ्यूल को यूज़ करते हैं। अब हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि अगर हम एल्युमिनियम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और एल्युमिनियम का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें एल्युमिनियम में एक चीज़ का ये खूबी एक एडवांटेज ये भी है कि ये कंबशन इन स्टेबिलिटी को से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है यानी कंबशन इनस्टेबिलिटी को सप्रेस करता है, कम करता है। अब जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज ये जो है ये फ्यूल भी है, ऑक्सीडाइज़र भी है, बाइंडर भी है। तो हम यहाँ पे इसको एज ए फ्यूल भी काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको फ्यूल में यहाँ पे दिखा रहे हैं इसको। हमने ये देखा कि एल्युमिनियम के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे फ्यूल थे जिनका हीट ऑफ कंबशन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हम ये बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम का यूज़ ज़्यादा होता है। तो फिर बात आती है यहाँ पे कि फिर बेरिलियम और बोरॉन का यूज़ क्यों नहीं होता है, हालांकि उसका एल्युमिनियम से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, उसका हीट ऑफ कंबशन लगभग डबल है, जैसे कि एल्युमिनियम का लगभग 30 के आसपास है और बोरॉन का लगभग 60 के आसपास है। तो यहाँ पे बात आती है कि इसमें कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम एक हाई एनर्जी फ्यूल है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है, इसलिए क्योंकि बेरिलियम ऑक्सीडेशन के बाद बेरिलियम ऑक्साइड बहुत टॉक्सिक होता है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो रॉकेट के फायरिंग में जो इससे जो एग्जॉस्ट निकलेगा वो ह्यूमन के लिए और फिर कोई भी मतलब कि प्लांट एनिमल्स इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही टॉक्सिक साबित हो सकता है, बहुत ही डेंजर हो सकता है, इसलिए हम उसका एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड कर दिया है। और बेरिलियम का जनरली यूज़ टेस्टिंग स्मॉल टेस्टिंग प्रोपेलेंट रॉकेट्स ये सब में किया जाता है, लेकिन वर्किंग में इसका एप्लीकेशन बहुत कम है। फिर बात आती है बोरॉन पार्टिकल की, कि हम बोरॉन पार्टिकल का के बारे में भी हमने ये नहीं कहा कि इसका भी एप्लीकेशन बहुत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोरॉन पार्टिकल काफ़ी एनर्जेटिक है, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम ये है कि बोरॉन जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है एयर से यानी कि ऑक्सीजन से। तो अगर बोरॉन पार्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं, बोरॉन पार्टिकल अगर माइक्रो साइज में है या नैनो साइज में है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम साइज घटाते जा रहे हैं उसका सरफेस एरिया पार्टिकल का बढ़ता जा रहा है। तो होता क्या है कि वो तुरंत क्या करता है, बहुत ही फास्ट बोरॉन ऑक्साइड फॉर्म करता है, और ये जो बोरॉन ऑक्साइड है ये उस बोरॉन पार्टिकल के ऊपर में ये जो आपको ये दिख रहा है ये ग्रीन कलर के ऊपर से एक कोटिंग बना देता है। तो यानी कि ये जो ग्रीन कलर है ये प्योर बोरॉन पार्टिकल है और उसके ऊपर ये कोटिंग है पर्पल वाला। तो इस कोटिंग का प्रॉब्लम ये है कि जब हम बोरॉन पार्टिकल को बर्न करना चाहेंगे तो जब तक कि हम कोटिंग को मेल्ट नहीं कर देते हैं, कोटिंग को पार्टिकल के ऊपर से हटा नहीं देते हैं, तब तक कि ये बोरॉन पार्टिकल बर्न नहीं हो पाएगा। अब इस प्रक्रिया में क्या होगा कि बोरॉन पार्टिकल को बर्न कराने में मुझे टाइम लग जाएगा, और ये जो टाइम होगा क्योंकि हम एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस सिस्टम के लिए ये हम बना रहे हैं प्रोपेलेंट,
रॉकेट के लिए बना रहे हैं, और वहाँ पे मुझे बहुत फास्ट इग्निशन और कंबशन चाहिए पार्टिकल्स का, या जो भी फ्यूल है उसका इग्निशन और कंबशन बहुत फास्ट होना चाहिए। लेकिन बोरोन में क्या होता है कि ये जो है प्रोसेस, ये 2 स्टेज कंबशन हो जाता है, यानी कि सबसे पहले मुझे उतना हीट चाहिए ताकि ये बोरोन ऑक्साइड को मेल्ट कर सके, और उसके बाद फिर मुझे उतनी एनर्जी चाहिए ताकि ये बोरॉन बोरॉन पार्टिकल जो अंदर में है, यानी कि जो बेयर बोरॉन जो अंदर छिपा हुआ है, वो उसके बाद फिर वो बर्न होगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमको इस बोरॉन ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए लगभग मुझे 722 यानी कि लगभग 450 डिग्री सी के आसपास मुझे टेम्परेचर चाहिए। 450 डिग्री सी पे बोरॉन ऑक्साइड मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद ये पार्टिकल से हट जाएगा। अब जो पार्टिकल है वो फ्री हो जाएगा इग्निशन के लिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, लगभग 2300 केल्विन तक जाते हैं, तो ये बोरॉन ऑक्साइड जो है इवेपोरेट हो जाता है, मेल्ट होता है तो इवेपोरेट हो जाता है। तो अब देखिए मेरा, अब ये बोरॉन पूरा फ्री है मेरा इग्निशन करने के लिए। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये तो कुछ ना कुछ मिली सेकंड का टाइम तो हमारा लेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि मेरा बोरॉन पार्टिकल का कंबशन रॉकेट प्रोपल्शन में अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। अभी तक लोगों ने बहुत ट्राई किया है, और बहुत सारे रिसर्चर्स पूरे इंटायर द वर्ल्ड बोरॉन पार्टिकल पे काम कर रहे हैं कि अगर बोरॉन पार्टिकल के कंबशन और उसके इग्निशन, इन सब पर अगर कंट्रोल किया जा सके, इन सब को इम्प्रूव किया जा सके, या कोई ऐसा पार्टिकल में ऐसा कुछ प्रोसेसिंग किया जा सके बोरॉन पार्टिकल में, ताकि इसका इग्निशन इम्प्रूव हो जाए। ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक का, ये प्रोसेस हो, लेकिन प्रोसेस को के टाइम को कम किया जा सके, या फिर बोरॉन पार्टिकल के ऊपर कुछ कोटिंग किया जा सके, ताकि ये जो बोरॉन ऑक्साइड का लेयर जो है वो बोरॉन ऑक्साइड का लेयर फॉर्म नहीं हो। क्योंकि अगर इस पर अगर हम कोटिंग कर देंगे तो ये बाहरी जो एटमॉस्फेयर है, या ऑक्सीजन हो या एयर हो, उससे ये कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा कि बोरॉन ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम 2 पिक्चर देख रहे हैं, ये भाई फील्ड इमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है, और यहाँ पे आप देखिए कि ये कुछ बोरॉन पार्टिकल्स है। ये इसका साइज थोड़ा बड़ा है, ये 1 माइक्रोन साइज का ये जो लेंथ दिख रहा है, और यहाँ पे ये लेंथ 100 नैनोमीटर साइज का है। तो हम देख सकते हैं कि इस साइज का बोरॉन पार्टिकल्स मार्केट में अवेलेबल है। इवन इससे और भी छोटा साइज का भी पार्टिकल है, जो लगभग 10 to 15, या आप कह सकते हैं कि 50 नैनोमीटर साइज से नीचे का पार्टिकल्स है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि रिसर्चर्स बोरॉन पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करके उसके साथ जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये जो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया, तो उस चीज़ पे कंट्रोल किया जा सके। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइज़र की। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीडाइज़र का फंक्शन क्या है, क्योंकि हमें रॉकेट को सिर्फ अर्थ एटमॉस्फेयर में तो यूज़ करना नहीं है, हमें स्पेस में भी जाना है। तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है, तो हमें फ्यूल को बर्न कराना है, उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है वो हम ऑक्सीडाइज़र से ले रहे हैं, और इस प्रकार से हम फ्यूल को बर्न करा रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं रॉकेट के अंदर, ताकि हमें मुझे फॉरवर्ड स्पीड मिल सके एग्जॉस्ट के द्वारा। तो ये जो ऑक्सीडाइज़र है, ये एक्चुअली 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र से। तो इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र का लिस्ट काफ़ी लंबा है। जैसे कि सबसे वाइडली यूज़ होने वाला जो इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र है वो अमोनियम परक्लोरेट है। अब ये अमोनियम परक्लोरेट एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये यहाँ पे जैसे कि एक शुगर टाइप का देखने में लग रहा है। और ये अब बनता कैसे है, तो अमोनिया का रिएक्शन अगर हम परक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो हमें अमोनियम परक्लोरेट ऑक्सीडाइज़र प्राप्त होता है, और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इसकी स्पेसिफिक इम्पल्स भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें
जैसे कि और बहुत सारा अमोनियम साल्ट होता है, वैसे ही अमोनियम परक्लोरेट भी मेल्टिंग से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है। तो एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन होता है इसका। और अगर हम कोई हाई स्पीड कैमरा या ऐसा कोई कैमरा लेके हम उसको बर्निंग के पास बहुत फोकस कर दें, तो हम ये देखेंगे कि हाई प्रेशर कंबशन अगर हो रहा है तो वहाँ पे क्रिस्टल के ऊपर डिकम्पोजिशन के कारण हमें एक लिक्विड थिन लेयर दिखेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अमोनियम परक्लोरेट का ब्रेकडाउन देखते हैं। तो ये देख रहे हैं कि HCl इंटू O2 एंड H2O। तो अब बात आती है कि इंटू O2 और H2O इससे किसी भी आप ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं या एनिमल्स बोल सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। लेकिन बात आती है यहाँ पे HCl गैस की, क्योंकि HCl गैस बहुत टॉक्सिक होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। इसलिए अगर एग्जॉस्ट में आप अगर HCl गैस की मात्रा बहुत है तो काफ़ी उसका टॉक्सिक प्रभाव पड़ सकता है, काफ़ी मतलब कि वो हानिकारक हो सकता है ह्यूमन बींग्स के लिए खास करके। और जैसे कि हमने ये बताया कि वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, एक राउंड पार्टिकल्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि मिक्सिंग हमारी थोड़ा इजी हो जाती है। फिर बात आती है कि इसका साइज़ क्या होता है, ये जो क्रिस्टल है अमोनियम परक्लोरेट का साइज़ क्या है। तो अगर ये साइज़ 40 माइक्रोमीटर से ऊपर है तब तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में आप मान सकते हैं इसको। लेकिन अगर इसका साइज़ 40 माइक्रोमीटर से कम है तो ये एक डेटोनेटिंग प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करेगा और ये एक बहुत हजार्डियस होगा, यानी कि ये खुद से फ्यूल से रिएक्शन कर सकता है और विदाउट इग्नाइटर ये बर्न हो सकता है, एक एक्सीडेंट हो सकता है, इससे आप कह सकते हैं। फिर बात आती है कि जैसे कि परक्लोरेट्स है, फिर बात आती है कि नाइट्रेट्स, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजर्स में ही आता है। लेकिन इसका परफॉर्मेंस अगर आप परक्लोरेट वाले ऑक्सीडाइजर से अगर कंपेयर करते हैं तो कम है। और इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि ये सस्ता होता है, स्मोकलेस होता है, और इसका जो एग्जॉस्ट होता है, यानी कि जो स्पेसीज फॉर्म हो रहा है कंबशन के बाद, वो जो आउटसाइड कंबशन के बाद जो गैस बाहर आ रहा है रॉकेट से, तो उसमें टॉक्सिक प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। टॉक्सिक तो रॉकेट का हर एक प्रोपेलेंट बर्न होने के बाद वो टॉक्सिक नेचर तो होता ही होता है। लेकिन अगर हम अमोनियम परक्लोरेट से तुलना करते हैं अमोनियम नाइट्रेट का या पोटेशियम नाइट्रेट का, तो हम ये देखते हैं कि उसका टॉक्सिक प्रॉपर्टी कम है। अब ये है कि जो नाइट्रेट्स वाला जो मेरा इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजर्स है वो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें लो परफॉर्मेंस की ज़रूरत है या हमें लो बर्निंग रेट की ज़रूरत है। वहाँ पे उस तरह के प्रोपेलेंट में हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड प्रोपेलेंट बनाते हैं तो वो हाइग्रोस्कोपिक हो जाएगा, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है। तो इससे क्या होगा कि प्रोपेलेंट का जो लाइफ है वो फिर मेरा लिमिटेड हो जाएगा। यहाँ पे हम एक लिस्ट देख रहे हैं इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजर्स का, और ये हमने एलिमेंट्स ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन शटन एंड बिब्लार्स से लिया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अमोनियम परक्लोरेट है, पोटेशियम परक्लोरेट, सोडियम परक्लोरेट, नाइट्रोनियम परक्लोरेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे हमें ये दिख जाएगा कि इन सब ऑक्सीडाइजर्स में ऑक्सीजन का कंटेंट
परसेंटेज कितना है, और रिक्वायरमेंट के बेस पे हम ये ऑक्सीडाइजर्स को यूज़ करते हैं। तो हमें इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज रिमार्क्स में भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब हम सॉलिड ऑक्सीडाइजर के दूसरे पार्ट में जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजर्स। तो एक्चुअली ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजर्स जो होते हैं ये सब एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, और ये NO2 रेडिकल्स या कोई और ऑक्सीडाइजिंग फ्रैक्शंस के साथ हो सकते हैं जो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब इसका एप्लीकेशन हम क्यों करते हैं? जहाँ पे मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमें जहाँ पे स्मोकलेस प्रोपेलेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन कंफर्टेबली कर सकते हैं। अब ये जो है, जैसे कि हमने अमोनियम परक्लोरेट में देखा कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, उसी तरह ये ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र जो नाइट्रामाइन ग्रुप का है, यानी कि HMX और RDX, ये भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है। और जैसे कि हमने पहले बताया था कि नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लिसरीन, ये फ्यूल ऑक्सीडाइजर बाइंडर सब है। तो हम यहाँ पे फिर ऑक्सीडाइज़र की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज़र में इसको हम ले रहे हैं कि नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन, ये सब ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र के अंतर्गत आता है। अब ये DEGN भी ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र में आता है, लेकिन ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र के साथ साथ ये एनर्जेटिक प्लास्टिसाइज़र लिक्विड्स भी इसको कह सकते हैं। तो ये प्लास्टिसाइज़र क्या है, ये हम लोग आगे इसको देखेंगे। अब जैसे कि ये जितना भी केमिकल है, HMX हो, RDX हो, DEGN हो, नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लिसरीन, इन सब को मतलब कि बर्न कराने के लिए मुझे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे के सारे केमिकल, ये सब डेटोनेटिंग कैरेक्टर के हैं। ये बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। अब एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि RDX और HMX दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और दोनों का जो प्रॉपर्टी है और जो स्ट्रक्चर है वो बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता है। और फिर हम ये देखते हैं कि HMX और RDX जो है ये साइकोमेट्रिकली बैलेंस मटेरियल है। तो यानी कि अगर हम कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं फ्यूल ऑक्सीडाइज़र का और उसमें हम HMX और RDX को मिक्स कर रहे हैं, तो अगर हम केवल HMX और या RDX में अगर फ्यूल ऑक्सीडाइज़र को अगर हम मिक्स कर देंगे तो होगा क्या कि मेरा टेम्परेचर और ISP वैल्यू हमारा कम हो जाएगा। तो यानी कि जब हम कोई फ्यूल ऑक्सीडाइज़र के साथ जो बाइंडर है उसमें अगर HMX और RDX को हम अगर मिक्स कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें ये चाहिए कि हमें कुछ अमाउंट ऑफ अमोनियम परक्लोरेट, या अगर जैसा प्रोपेलेंट है या अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ हमें इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र को भी साथ में मिक्स करना चाहिए, ताकि हम टेम्परेचर और ISP वैल्यूज़ को हम कंट्रोल कर सकें। अब ये RDX और HMX जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही डेटोनेटिंग कैरेक्टर का होता है। तो अगर हमको इसको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हमें नॉन सेंसिटिव लिक्विड में इसको डालने के बाद हम इसको ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। HMX जो होता है इसका डेंसिटी काफ़ी होता है, डेटोनेटिंग रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि अगर हीट ऑफ कंबशन, वॉल्यूमेट्रिक हीट ऑफ कंबशन हम कह सकते हैं, तो ये उसका बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। अब HMX RDX को हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो हम डबल बेस में भी कर सकते हैं, कंपोजिट मॉडिफाइड डबल बेस प्रोपेलेंट में भी कर सकते हैं, और कंपोजिट प्रोपेलेंट में भी कर सकते हैं अगर हमें हाई परफॉर्मेंस प्रोपेलेंट बनाने की ज़रूरत है, यानी कि बहुत ही एनर्जेटिक प्रोपेलेंट बनाने की ज़रूरत है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही हजार्डियस नेचर होता है, इसलिए इसका प्रोसेसिंग करने में बहुत ही प्रिकॉशंस लिया जाता है, बहुत ही सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स ये सब इसमें लगे होते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, इसलिए ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। इसलिए इसका एप्लीकेशन भी
लिमिटेड रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं, हर जगह नहीं होता है। अब नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र में आता है। ये जैसे कि पहले हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि बहुत सेंसिटिव होता है शॉक का, इम्पैक्ट का और फ्रिक्शन का। और ये एक ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज़र के साथ साथ ये एक अच्छा प्लास्टिसाइज़र का भी काम करता है। प्लास्टिसाइज़र का फंक्शन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही आसानी से किसी भी इंग्रेडिएंट्स के साथ ये डिज़ोल्व हो जाता है। एक अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है, जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज के साथ या कोई और अदर इंग्रेडिएंट्स है उसमें हम इसको मिक्स कर सकते हैं। इसके साथ बहुत ही अच्छा मतलब एक मिक्सचर तैयार हो सकता है। अभी जैसे कि हमने पहले बताया था कि नाइट्रोसेलुलोज एसिड नाइट्रेशन से बनता है। तो अगर नाइट्रोसेलुलोज हमें प्रॉपर्टी को जानना है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना है। तो लगभग 8 से 14 यानी कि 8 to 14% इसका जो है प्रोपेन ग्रेड में यूज़ होता है। और जो लगभग आप फिर और ये बोल सकते हैं कि जनरली इसका जो रेंज है नाइट्रोजन कंटेंट का नाइट्रोसेलुलोज में, वो लगभग 12.2 to 13.1% के आसपास होता है। अब क्या है कि नाइट्रोसेलुलोज एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जिसको हम कोई शेप देना मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको नाइट्रोग्लिसरीन में या DEGN, जो एक एनर्जेटिक प्लास्टिसाइज़र का भी काम करता है, एक बाइंडर का भी काम करता है, उसके साथ इसको हम मिक्स कर देते हैं और फिर इसको हम जिलेटिनाइज कर देते हैं। चाहे अगर हमको डबल बेस बनाने में अगर इसको हम यूज़ कर रहे हैं, या हम अगर कंपोजिट मॉडिफाइड डबल बेस प्रोपेन में अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो आइए अब हम तीसरे नंबर के इंग्रेडिएंट्स बाइंडर की बात करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था कि जैसे सीमेंट और सैंड को अगर हमको कोई शेप देना है तो हमको एक बाइंडिंग मटेरियल की ज़रूरत है उसमें। तो यहाँ पे हम वाटर लेते हैं और वाटर को सीमेंट और सैंड में जब मिक्स करते हैं और फिर हम जैसा शेप चाहें वैसा शेप हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से सॉलिड प्रोपेन में भी, जैसे कि सारा मटेरियल इसका जो है सॉलिड फॉर्म में है या पार्टिकुलेट फॉर्म में है, तो अब हम उस मतलब कि उन पार्टिकल्स को हम एक साथ कंबाइन करने के बाद हम कोई अगर शेप चाहते हैं तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा जब तक कि हम कोई उसमें बाइंडिंग मटेरियल का यूज़ ना करें। अब क्या होता है कि ये बाइंडर्स जो है उन सॉलिड पार्टिकल्स को एक साथ मिक्स करके एक मैट्रिक्स का फॉर्म देता है और फिर उन सबको जोड़ के एक साथ कोई शेप हम जैसा चाहें वैसा दे सकता है। तो ये जो बाइंडर होता है जनरली प्लास्टिक टाइप का होता है या रबरी टाइप का ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ बाइंडर का ही काम नहीं करता है, ये एक फ्यूल का भी काम करता है, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसकी जो हीट ऑफ कंबशन होती है वो भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के आसपास होती है, यानी 42 to 45 मेगाजूल पर केजी के आसपास। तो जब हम प्रोपेन की बर्निंग कराते हैं तो जैसे कि हमने एल्युमिनियम और अमोनियम परक्लोरेट बेस कोई प्रोपेन बनाया है और जिसमें कोई बाइंडर है, कोई पॉलीमेरिक या कोई प्लास्टिक या रबड़ी टाइप का मटेरियल है, तो उस केस में क्या होता है कि जो फ्यूल जब बर्न होता है तो वो तो एनर्जी प्रोड्यूस करता ही करता है और उसके साथ साथ जो बाइंडर है वो भी साथ में बर्न हो रहा है, तो उससे भी हमको एनर्जी प्राप्त होती है और वो भी एनर्जी जो रॉकेट में जो फ्यूल बर्न होने के से एनर्जी प्राप्त हो रही है उन दोनों में जुड़ जाती है, मतलब कि हमारी एनर्जी फाइनली बढ़ जाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि बाइंडर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मेरा प्रोपेन की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो जैसे कि हम बाइंडर हमें ऐसा चाहिए जो बहुत हद तक लोड्स को संभाल सके, क्योंकि रॉकेट में जो प्रोपेन होता है, जो सॉलिड प्रोपेन के केस में अगर हम देखें तो प्रोपेन का सरफेस बर्न होता है और जो प्रेशर फॉर्म होता है, जो टेम्परेचर फॉर्म होता है कंबशन चैम्बर के अंदर, उसका इफेक्ट जो है जो अनबर्न प्रोपेंट है उसके ऊपर भी पड़ता है, यानी कि कुछ कंप्रेशन, एक्सपेंशन और कुछ शेयर फोर्स भी उस पर पड़ रहा है। तो अगर उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ उस बाइंडर की स्ट्रॉन्ग नहीं होगी या जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं होगी,
तो मेरा वो वहाँ से क्रैक हो सकता है या पूरा जो मिशन है वो फेल हो सकता है, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए जो बाइंडर की जो जो प्रॉपर्टी है वो मोटर के रिलायबिलिटी पर भी डिपेंड करती है, और जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं प्रोपेलेंट को, उस प्रोसेसिंग पे भी वो काफ़ी इफेक्ट डालती है। फिर हम उसको कितना दिन स्टोर कर सकते हैं उस प्रोपेलेंट को, फिर उस प्रोपेलेंट को अगर हम किसी मिसाइल में यूज़ कर रहे हैं तो उस मिसाइल का लाइफ क्या होगा। तो ये सब बाइंडर ही डिसाइड करता है। बहुत सारा पैरामीटर्स हैं डिसाइड करने के लिए, लेकिन बाइंडर का भी एक अपना एक रोल है। अब कॉमनली बाइंडर अगर आप देखिएगा तो HTPB, CTPB एंड PVC, दैट पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब जो है ये कॉमनली यूज़ होता है। और जैसे कि आज के ज़माने में एक गैप एक बाइंडर आया है जो एनर्जेटिक बाइंडर भी कहा जाता है जिसको, और इसके साथ अच्छी बात यह है कि इसकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि HTPB का केस अगर हम लेंगे तो 920 के आसपास हो जाएगा इसकी डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी गैप की डेंसिटी लगभग 1300 kg पर मीटर क्यूब के आसपास होता है। तो एक तरह से हमारी डेंसिटी भी अच्छी है इसकी, और ये प्रोपेलेंट के परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। और मॉडर्न डेज में गैप पे काफ़ी काम चल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रीन प्रोपेलेंट पर अभी बहुत पूरी दुनिया में काम चल रहा है, तो ग्रीन प्रोपेलेंट में भी गैप का यूज़ होता है। कोई और पॉलीमर या कोई और प्लास्टिक या PVC ना लेके हम गैप का यूज़ करते हैं एज ए एनर्जेटिक बाइंडर की तरह। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बाइंडर यानी कि HTPB की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और ये क्या है कि हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो यानी कि ब्यूटाडाइन, यहाँ पे ये जो ब्यूटाडाइन दिख रहा है ये लगभग 40 से 50 ब्यूटाडाइन जो है वो जुड़ा रहता है, और उसके दोनों एंड पे वो टर्मिनेट रहता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, इसलिए इसका नाम हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन है। जनरली जो HTPB यूज़ किया जाता है उसमें अराउंड 45 ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो बाइंडर होता है यानी कि ये जो HTPB है ये इनिशियली लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसको सॉलिडिफाई करने के लिए हमें एक क्यूरिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, और क्यूरिंग एजेंट का काम क्या है कि ये क्या करता है कि ये जो चेन है पॉलीमर का उसको ये एक्सपैंड करता है, और इस तरह से क्या करता है मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाता है, और फिर क्या करता है ये कि ये एक इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है उसमें, ताकि उस वो सॉलिडिफाई जब हो तो वो उसमें स्ट्रेंथ आ सके। अब ये बात फिर आती है कि ये जो चेन को जो एक्सपैंड कर देता है, मतलब कि लॉन्ग चेन बना देता है, तो उससे हमको बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि इस तरह से क्या होता है कि एनर्जी को इम्प्रूव करता है, यानी कि ये तो एज ए फ्यूल भी काम कर रहा है, तो इससे जो बर्निंग होगी उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इन्हेंस हो जाएगी, थोड़ा बढ़ जाएगी। और इस और जो दूसरा है वो ये है कि ये एक स्ट्रक्चर जो बनाएगा वो एक मैकेनिकली एक कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका स्ट्रक्चर का। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हम चेन को अगर एक्सपैंड कर दें, अगर लॉन्ग चेन बना दें, तो इसका हमें दो तरह से इसको हमें फ़ायदा मिल सकता है। फिर बात आती है कि ये HTPB जो पॉलीमर है ये बर्न कैसे होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये टेम्परेचर के बेस पे डिफॉर्मेशन कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं इसको, ये डिकम्पोज होता है टेम्परेचर के बेस पे, यानी कि जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते जाते हैं ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे ये डिफरेंट स्पीसीज़ को फॉर्म करता है। तो अगर हम 800 के रेंज में जाके देखते हैं कि कौन कौन से स्पीसीज़ है, और उसको जानने के लिए अगर हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये C2H4 से स्टार्ट होता है और ये सारी स्पीसीज़ को देता है, और C8H12 के रेंज तक का स्पीसीज़ हमको फॉर्म कराता है,
जब हम HTPB का डिकम्पोजिशन होता है और टेम्परेचर रेंज होता है मेरा 800। लेकिन अगर हम 800 से आगे के टेम्परेचर पे जाके अगर हम बात करें तो फिर हम ये देखेंगे कि और भी बहुत सारा स्पीसीज फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि C8H12 जो है 800 के रेंज में है, और अगर 1000 के रेंज में हम अगर जाते हैं तो उसका फिर C16 और H26 के रेंज तक का मुझे स्पीसीज मिल सकता है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये एक मतलब कि ड्राई किया हुआ यानी कि प्रोसेस किया हुआ HTPB है। यानी पहले जैसा कि हमने पहले के वीडियो में दिखाया था कि एक बॉटल में HTPB रखा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, तो हम यहाँ पे क्यूरिंग एजेंट को यूज़ किया है हमने, और इसको क्योर करके इसको एक सिलिंड्रिकल बॉटल में रख के इसको पूरा क्यूरिंग प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हमने ये शेप बनाया है। और ये देखिए, देखने में एक्जैक्टली ऐसा एक रबर टाइप का लग रहा है और बहुत ही मतलब कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट टाइप का लग रहा है। और अगर आप इसको चाहिए तो कंप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, तो इसमें वो प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी क्यों है, जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि हम प्रोपेलेंट पे कोई लोड अगर अप्लाई हो रहा है तो प्रोपेलेंट उस लोड को बर्दाश्त कर सके। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के इंग्रेडिएंट का, जो प्लास्टिसाइज़र है। अब फिर बात आती है कि प्लास्टिसाइज़र का क्या यूज़ है प्रोपेलेंट में। तो जैसे कि मैंने HTPB केस पे कहा था कि ये एक बहुत ही रबरी टाइप का है। तो होता क्या है कि जब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला देते हैं HTPB में तो फिर वो एक रबरी टाइप का नहीं रह जाता है। मतलब कि अगर उस पर कोई कंप्रेशन या एक्सपेंशन या कोई शेयर फोर्स अप्लाई हो तो हो सकता है कि वो वहाँ से क्रैक कर जाए या वहाँ से परमानेंट कुछ डिफॉर्मेशन हो जाए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम प्लास्टिसाइज़र का यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिसाइज़र का काम क्या है कि सॉलिड प्रोपेलेंट में इलोंगेशन प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है। यानी कि जब हम उसको कंप्रेस या एक्सपैंड करें तो वो टूटे नहीं, बहुत हद तक वो उसको सस्टेन कर सके। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक रॉकेट मोटर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं और ये मेरा प्रोपेलेंट है और यहाँ पे ये पोर्ट है और ये सब बर्निंग सरफेस है। तो होता क्या है कि जब ये यहाँ पे बर्न होगा तो ये जो प्रेशर यहाँ पे फॉर्म करेगा, ये सब प्रेशर ये रेड वाले जो अनबर्न प्रोपेलेंट है उस पर प्रेशर अप्लाई होगा, थर्मल लोड, प्रेशर लोड। तो अगर मेरा इलोंगेशन प्रॉपर्टी सही नहीं होगा प्रोपेलेंट का, यानी कि जो रिक्वायर्ड है उतना अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है, ये यहाँ से क्रैक हो सकता है। इसलिए अगर ये यहाँ से क्रैक हो जाएगा तो सरफेस ये तो जलेगा ही जलेगा, जो क्रैक है वो भी जलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि प्रोपेलेंट का जो टाइम जो मतलब स्पेसिफाई है कि ये प्रोपेलेंट इस रॉकेट में इतना देर जलेगा और इतना किलोमीटर तक जाएगा, तो वो वहाँ पे फेल होने का चांस हो सकता है। अब फिर बात आती है कि ये जो प्लास्टिसाइज़र होता है वो किस तरह का होता है। तो ये एक लो विस्कोसिटी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है और इसका एक और यूज़ है कि जब हम प्रोपेलेंट को प्रोसेस करते हैं तो उस वक्त जो एक सेमी सॉलिड टाइप का एक मटेरियल हमारे पास रहता है वो मिक्सचर प्रोपेलेंट का, तो उसकी विस्कोसिटी को थोड़ा रिड्यूस करता है ताकि मिक्सिंग को और प्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया सके। अब ये करता कैसे काम, तो ये क्या करता है कि जो पॉलीमर चेन जो होता है उसके अट्रैक्शन जो होता है उसको थोड़ा डिक्रीज करता है, और इससे क्या हो जाता है कि जो जब सॉलिडिफाई होके जब मेरा प्रोपेलेंट आता है तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब ये जो प्लास्टिसाइज़र है इसका यूज़ गारमेंट्स कंपनीज में भी किया जाता है। यानी कि कोई कपड़ा है तो अगर उसको कोई खींच रहा है तो जल्दी से वो फट ना जाए, थोड़ा सा उसमें इलास्टिक नेचर हो, तो इसलिए हम वहाँ पे भी प्लास्टिसाइज़र का यूज़ करते हैं। अब इसमें सबसे आप कह सकते हैं कि कॉमनली यूज़ प्लास्टिसाइज़र जो है ये DOA डाइऑक्टाइल एडिपेट है, और ऐसे नाइट्रोग्लिसरीन एंड DEGN ये भी एक प्लास्टिसाइज़र है, इसको एनर्जेटिक प्लास्टिसाइज़र कहा जाता है।
तो आइए अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की इंग्रेडिएंट की। इसको क्यूरिंग एजेंट या क्रॉस लिंकर कहा जाता है। जैसे कि हमने HTPB के केस में देखा कि HTPB बाइंडर है, उसको हमको क्यूर कैसे करना है, क्योंकि वो इनिशियली लिक्विड फॉर्म में था, तो हमको उसको सॉलिड फॉर्म में कैसे बनाना है। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि हम क्यूरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो क्यूरिंग एजेंट का एक्चुअली क्या है कि केमिकल बॉन्ड के द्वारा ये पॉलीमर का फॉर्म करता है और ये क्या करता है कि एक इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है चेन को, ताकि इसको हम सॉलिडिफाई कर सकें और फिर हम फाइनली ये हार्ड बन जाता है। अब क्या है कि इसका यूज़ जो है आईपी क्यूरिंग एजेंट का जो हम यूज़ करते हैं जनरली कंपोजिट प्रोपेलेंट के लिए करते हैं। और जनरली जो यूज़ होने वाला जो क्यूरिंग एजेंट है वो आइसोफोरोन डाई आइसोसाइनेट है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आइसोसाइनेट ग्रुप एक दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है, इसलिए इसको डाई आइसोसाइनेट कहा जाता है। और ये एक्चुअली क्या है कि एक आइसोसाइनेट ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको हम लोग एलिफैटिक डाई आइसोसाइनेट भी कह सकते हैं। अब एलिफैटिक क्या है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है उसका दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एक होता है एरोमेटिक और दूसरा होता है एलिफैटिक। तो हम ये वो वाले एलिफैटिक के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या है कि इसका जो यूज़ है यानी कि IPDI आइसोफोरोन डाई आइसोसाइनेट का जो यूज़ है वो पॉलीमर को बनाने में है। ठीक है, यानी कि एक पॉलीमर होता है पॉलीयूरेथेन, तो पॉलीयूरेथेन बनाने के काम में ये आता है। अब पॉलीयूरेथेन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है सोफ़ा में लगने वाला फोम, फिर बहुत सारा गैस्केट बनता है, फिर बहुत सारा टायर्स बनता है छोटे छोटे व्हील्स के लिए, यानी कि जो शॉपिंग मॉल्स में जो ट्रॉलीज होती है या एयरपोर्ट पे जो ट्रॉलीज होती है, या फिर कह सकते हैं कि स्केटिंग में जो व्हील्स लगा रहता है उसमें जो रबर जो लगा रहता है। तो इस तरह का जो मतलब कि गुड्स या सामान जो भी इस तरह का यूज़ होता है उसको बनाने में उस तरह के पॉलीमर जो एक पॉलीमर जो हम बोल रहे हैं पॉलीयूरेथेन एक टाइप ऑफ पॉलीमर, तो वहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं। तो उसी तरह जैसे कि HTPB भी एक पॉलीमर है, तो यहाँ पे भी हम IPDI का यूज़ करते हैं एज ए क्यूरिंग एजेंट। अब बात ये आती है कि हम क्यूरिंग एजेंट को डिसाइड कैसे करेंगे कि क्यूरिंग एजेंट किसी भी बाइंडर में मुझे कितना डालना है। तो इसके लिए मुझे एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा, यानी कि वो कैलकुलेशन मुझे ये बताएगा कि आइसोसाइनेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो रेशियो है वो क्या है। तो जनरली प्रोपेलेंट के केस में इसका जो वेरिएशन होता है 0.8 to 1.3 के आसपास होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको 0.85 से 0.90 के रेशियो में भी इसको लेते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको बाइंडर को बहुत जल्दी सॉलिडिफाई करना है, यानी कि कुछ 15 से 20 दिन में करना है, तो आपको ये 1.3 के रेंज में लेना पड़ेगा। और इस रेंज में अगर हम जाएंगे तो वो फिर बाइंडर सॉलिडिफाई होने में ऑलमोस्ट 1 मंथ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले सकता है। अब बाइंडर का जो परसेंटेज है, यानी कि जो सॉलिड प्रोपेलेंट में बाइंडर जितना होता है, तो उस बाइंडर के वेट का रफली अराउंड 10% होता है जो वो क्यूरिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1.3 के केस में देख रहे हैं तो रफली अराउंड 10% होगा, और यहाँ पे ये थोड़ा कम होगा, 7% 8% के आसपास होगा। अब क्या है कि बाइंडर का इन्फ्लुएंस बहुत है, क्योंकि ये एक सेमी सॉलिड मटेरियल को सॉलिड बना रहा है। ठीक है, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे है, जो मैन्युफैक्चरेबिलिटीज़ पे है उस प्रोपेलेंट का क्या लाइफ होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे क्यूरिंग एजेंट का काफ़ी प्रभाव है। और अब हम बात करते हैं नंबर 6
ये एडिटिव्स है और इसका फंक्शन क्या है कि ये जो फंक्शन जो फ्यूल ऑक्सीडाइजर और बाइंडर जो प्रोवाइड करता है ये उससे अलग फंक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि जैसे कि मुझे क्यूरिंग टाइम को बढ़ाना है या घटाना है, या विस्कस प्रॉपर्टीज़ को हम मुझे बढ़ाना है या घटाना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है, और जो हीट ट्रांसफ़र की जो प्रॉपर्टीज़ है प्रोपेरेंट की वो कैसी होनी चाहिए, उन चीज़ों को अगर मुझे चेंज करना है तो हम एडिटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कि बर्निंग रेट को बढ़ाना है, यानी कि पर सेकेंड मुझे कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल को बर्न करना है। फिर आती है बात बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि प्रोपेरेंट जो रॉकेट मोटर के अंदर फिक्स किया हुआ होता है, तो प्रोपेरेंट और वो जो बॉडी होती है कंबशन चैम्बर की, उन दोनों के बीच में जो फिक्सिंग किया हुआ है वो उसकी बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम फिर एडिटिव का यूज़ करते हैं। फिर आता है कि जैसे कि प्रोपेरेंट है उसको कितना सेंसिटिव होना है, क्योंकि मुझे प्रोपेरेंट को फाइनली रॉकेट में या मिसाइल्स में रख के ट्रांसपोर्टेशन भी करना है उसका, तो मेरा प्रोपेरेंट कितना सेंसिटिव होना चाहिए ताकि हम उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। तो इसके लिए मुझे प्रोपेरेंट में कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है जो इसकी सेंसिटिविटी को कम कर सके, या जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्रोपेरेंट की ज़रूरत है वहाँ पे सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो फ्यूल ऑक्सीडाइज़र और बाइंडर जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ साथ हमें प्लास्टिसाइज़र और क्यूरिंग एजेंट की ज़रूरत है, और फिर फाइनली मुझे प्रोपेरेंट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हमें एडिटिव की ज़रूरत भी है। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पे चर्चा किया, ज़्यादातर हमने शॉर्ट फॉर्म को यूज़ किया, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इंग्रेडिएंट्स का बहुत लंबा लिस्ट है। तो यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट्स की समरी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो डबल बेस और कंपोजिट मॉडिफाइड डबल बेस प्रोपेरेंट्स में यूज़ होता है। और ये जो लिस्ट है ये हमने लिया है शटन से। मेरा ये पर्सनल व्यू है कि रॉकेट प्रोपल्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए रॉकेट प्रोपल्शन एलिमेंट्स रिटन बाय जीपी शटन को कभी भूला नहीं जा सकता है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जो एरोस्पेस या रॉकेट मिसाइल फील्ड से जुड़ा हुआ हो और उसने ये बुक ना पढ़ी हो। ये बुक एरोस्पेस इंजीनियर्स के लिए एक वरदान की तरह है, एक गिफ्ट है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देख सकते हैं कि डबल बेस में यूज़ होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट हैं यहाँ पे, और कंपोजिट मॉडिफाइड डबल बेस में होने वाले इंग्रेडिएंट्स भी लगभग यहाँ पे हैं, नॉट ऑल। तो देखिए बाइंडर, रिएक्टिव प्लास्टिसाइज़र, फिर प्लास्टिसाइजर्स, ऑर्गेनिक लिक्विड फ्यूल, फिर बर्न रेट मॉडिफायर, फिर कूलेंट, यानी कि अगर हमको प्रोपेरेंट को ओपैक बनाना है तो ओपेसिफायर हमको यूज़ करना है, फिर स्टेबलाइजर्स हो गया, फ्लेम सप्रेसेंट हो गया, लुब्रिकेंट एक्सट्रूडेड प्रोपेरेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर मेटल फ्यूल यानी कि जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, फिर क्रिस्टलाइन ऑक्सीडाइज़र, एपी अमोनियम नाइट्रेट, फिर सॉलिड एक्सप्लोसिव जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, HMX, RDX एंड नाइट्रोग्लोडाइन ETC। आइए अब हम बात करते हैं कंपोजिट प्रोपेरेंट के इंग्रेडिएंट्स की। तो उसका एक हम समरी देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि ऑक्सीडाइज़र, फ्यूल, बाइंडर, प्लास्टिसाइज़र, क्यूरिंग एजेंट, तो आपको यहाँ पे सबका एक्रोनॉम्स और द फुल नेम्स आपको यहाँ मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं जो जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उनका हमने फुल नाम आपको नहीं बताया था, वो चीज़ को आप यहाँ से आकर देख सकते हैं। फिर जैसे कि बॉन्ड रेट मॉडिफायर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, एक्सप्लोसिव फीलर, फिर एनर्जेटिक प्लास्टिसाइज़र एंड एनर्जेटिक फ्यूल बाइंडर, फिर सम बॉन्डिंग एजेंट जो मैंने डिस्कस किया था कि कंबशन चैम्बर और प्रोपेरेंट के बीच में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए ताकि प्रोपेरेंट वहाँ से डिस्प्लेस ना हो और वो बहुत ही अच्छी तरह से चैम्बर में फिक्स हो सके। तो वहाँ पे हम बॉन्डिंग एजेंट मुझे वहाँ पे यूज़ करना होता है प्रोपेरेंट में।
तो वो बॉन्डिंग एजेंट की बात यहाँ पर है और वो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। और कुछ स्टेबलाइज़र की बात है। फिर कुछ प्रोसेसिंग एड यानी कि प्रोसेसिंग को थोड़ा इम्प्रूव करना है तो हमें कौन कौन सा केमिकल को यूज़ करना है प्रोपेन पे। तो ये एक लंबा लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप चाहें तो इससे और भी जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो आप इंटरनेट पे उसको सर्च कर सकते हैं। तो इस स्लाइड से हम लोग मेजर रेफरेंसेस देख सकते हैं